नमस्कार। आज जिस मामले पर हम बात करने जा रहे हैं उस पर हो सकता है कि बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हों या बनाए आने वाले दिनों में, लेकिन उसके एक खास एंगल से मैं आज आपको वाकिफ कराऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, टिस जिसको कहते हैं, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। वहां एक घटना हुई है, उसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक अपनी पुरानी वीडियो याद दिलाना चाहूंगा। इसी साल 10 अगस्त को संडे स्पेशल का जो मेरा एपिसोड था, उसमें हमने एक वीडियो बनाई थी अर्बन नक्सल सोच पर हमले के ऊपर, कि मुंबई का सेंट जेवियर्स कॉलेज, जिसमें एक लेक्चर आयोजित होने वाला था वामपंथी माओवादी सोच के स्टेन स्वामी की याद में, और उसका एबीवीपी के छात्र संगठन ने विरोध किया था और उसके बाद उसे लेक्चर को कैंसिल कर दिया गया था। छात्रों का कहना था कि कॉलेज परिसर के अंदर इस तरह के माओवादी सोच रखने वाले, वामपंथी सोच रखने वाले व्यक्ति के याद में इस प्रकार का लेक्चर होना नहीं चाहिए। और देखिए, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी कुछ साल पहले, कश्मीर फाइल्स। बहुत शानदार फिल्म है, आप सब लोगों ने देखी होगी। उसमें एक डायलॉग है पल्लवी जोशी का कि सरकार उनकी है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। बार बार ये चीजें सामने आती हैं। अभी कुछ समय पहले जब राहुल गांधी चुनाव आयोग के खिलाफ लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो सीएसडीएस का मामला सामने आया था कि सीएसडीएस के जो प्रमुख हैं संजय कुमार, उन्होंने राहुल गांधी की खबर की पुष्टि करते हुए कुछ आंकड़े सोशल मीडिया पर डाल दिए थे और वो आंकड़े गलत थे। बाद में उसको डिलीट कर दिया गया था। इस मामले ने बड़ा हंगामा किया था। मैंने उस पर कई वीडियो बनाए थे कि सीएसडीएस जैसा संस्थान जो पूरी तरीके से शिक्षा मंत्रालय, एचआरडी मिनिस्ट्री के पैसे से चलता है, फंडेड होता है, वहां पर सरकार विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। राहुल गांधी के एजेंडे पर काम हो रहा है। राहुल गांधी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आंकड़े जुटा करके दिए जा रहे हैं वहां से। उसे मैंने बड़े जोर शोर से उठाया था। उस पर खैर सरकार ने अब जांच वांच बैठा दी है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं जहां सरकार तो बीजेपी की है, सरकार तो मोदी जी की है, लेकिन सिस्टम आज भी वही चल रहा है। देखिए, इतने साल से बात कर रहे हैं हम लोग जेएनयू की। 2014 से मोदी जी की सरकार है, लेकिन जेएनयू का डीएनए नहीं बदल रहा है। वहां से वामपंथी सोच, वहां पर वामपंथी विचारधारा लगातार पनप रही है और उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सबसे मेन वजह यही है कि वहां पर इस प्रकार के प्रशासक, इस प्रकार के वीसी नियुक्त नहीं किए जाते जो प्रभावशाली तरीके से सारे सिस्टम को बदलने की क्षमता रखते हों। तो प्रक्रिया इसी प्रकार चल रही है कि सरकार मोदी जी की और सिस्टम वामपंथियों का। और खासतौर से इस देश में जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, वैचारिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब पर वामपंथियों का कब्जा आज भी है और उनकी जड़ें बहुत गहरे तक हैं। यही नहीं, देखने में लगता है कि सरकार के साथ साथ सरकार के जो आईएएस अधिकारी हैं या जो और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बाकी चीजें बदल रही हैं, लेकिन आज भी वामपंथी सब जगह बैठे हुए हैं जो अपने लोगों का फायदा करने में जरा भी देरी नहीं करते। बात कर रहा था मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस जिसको कहा जाता है, नंबर 1 संस्थान है बरसों से। इसकी जो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1936 में, और इसका जो स्थापना हुई थी सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ साइंसेज वर्क, सोशल वर्क के नाम से इसकी स्थापना हुई थी, जिसका नाम बाद में 1944 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, टिस, TISS कर दिया गया। आजादी के बाद यूजीसी ने अपने नियम बदले। यूजीसी के तहत सारी संस्थान आने लगे, धीरे धीरे यूजीसी फंडिंग करने लगी ऐसे संस्थानों को। 1964 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, यानी कि एक तरह से यह सरकारी संस्थान बन गया। और 2023 में ऐसा हुआ कि यूजीसी ने अपने नियमों में बदलाव किया। मोदी सरकार आई, उसने बदलाव किया। उसने कहा कि जितने भी बड़े बड़े संस्थान हैं, कम से कम वहां के जो कुलपति होते हैं, उप कुलपति होते हैं, चांसलर्स, वी चांसलर्स, उन सब की नियुक्ति का अधिकार तो केंद्र सरकार के पास होना चाहिए। तो यूजीसी ने एक नॉर्म बना दिया कि जिस संस्थान को 50% फंडिंग सरकार से मिल रही है, यानी कि जिसकी आय
50% केंद्र सरकार से हो रही है, वो यूजीसी के नियमों को मानेगा और वहां के जो उपकुलपति हैं, वीसी हैं, वाइस चांसलर्स हैं, उनकी नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा। इसका वामपंथियों ने बड़ा विरोध किया, क्योंकि अब तक सब जगह वामपंथी सोच के लोग बैठे हुए थे। उन सबको लगा कि यार अब तो सरकार बिल्कुल सिस्टम अपने हाथ में लेना चाहती है। जिस वैचारिक आग को वामपंथी जलाए रखना चाहते हैं, उस वैचारिक आग पर छींटा डालने का काम मोदी सरकार ने किया। और ये देखिए, ओवरनाइट नहीं हो सकता। मैंने भले ही ये कहा है कि 2014 के बाद से ये सिस्टम नहीं बदला है, लेकिन इस सिस्टम को एक दिन में भी नहीं बदला जा सकता। यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अब टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में आप समझिए कि अगर इसकी रैंकिंग की मैं बात करूं, जो एमएसडब्ल्यू की डिग्री होती है, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, उसकी रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो यह देश का नंबर 1 संस्थान माना जाता है। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं। अभी रविवार को 12 अक्टूबर की देर रात यहां पर एक सभा आयोजित की गई, श्रद्धांजलि सभा। और यह श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर स्वर्गीय जीएन साईं बाबा की याद में। जीएन साईं बाबा की पहली पुण्यतिथि थी 12 अक्टूबर को। और जीएन साईं बाबा के बारे में आपको बता दूं कि जीएन साईं बाबा का जो इतिहास है वो पूरा वामपंथियों का रहा है। माओवादी सोच के व्यक्ति वो रहे। 90% विकलांग थे, हमेशा व्हील चेयर पर चला करते थे। और वैसे तो उनके जो समर्थक हैं, जो वामपंथी हैं, माओवादी सोच के लोग हैं, उन्हें मानवाधिकारों का रक्षक बताया करते थे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उनके कैंपस से उन्हें गिरफ्तार जब किया गया था तो उनके नक्सलवादियों से, माओवादियों से संबंध के आरोपों में उनको गिरफ्तार किया गया था। यूएपीए उन पर लगाई गई थी, गंभीर धाराएं लगाई गई थी और उसके बाद उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी इस मामले में। लेकिन पिछले साल मार्च में, यानी कि मार्च 2024 में, उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें और उनके 5 सहयोगियों को बरी कर दिया था कि जो उनके खिलाफ सबूत पेश किए गए वो थोड़े संदिग्ध हैं। यह मामला बड़ा उछला था कि सरकार ने, मुंबई पुलिस ने गलत काम किया है, क्योंकि महाराष्ट्र भी आप जानते हैं कि माओवादियों से, नक्सलवादियों से बड़ा पीड़ित रहा है। और वहां के कनेक्शन, अगर किसी माओवादी के कनेक्शन अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से निकलते हैं तो मुंबई पुलिस तो एक्शन लेगी। लेकिन बाद में कोर्ट में ये सभी जो उनके खिलाफ सबूत थे ये संदिग्ध माने गए और इनको बरी कर दिया गया पिछले साल मार्च में। और उसके लगभग 7 महीने के बाद 12 अक्टूबर 2024 को हैदराबाद में इनका निधन हो गया, साईं बाबा का। तो साईं बाबा की याद में छात्रों ने यह कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया। रात को कार्यक्रम रखा गया और इसके लिए इंस्टीट्यूट का जो प्रशासन है, प्रबंधन है, उससे इसकी परमिशन नहीं ली गई। लेकिन वहां पर कुछ राष्ट्रवादी सोच के जो छात्र हैं, जो इसका विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार हमारे इंस्टीट्यूट में आप किसी माओवादी के याद में आप श्रद्धांजलि सभा कैसे कर सकते हैं। वो वहां देर रात पहुंच गए। उन्होंने उस मौके की कुछ तस्वीरें ली जहां पर कैंडल लाइट्स जल रही थी और उनकी तस्वीर लगाई गई थी साईं बाबा की। कुछ छात्र जमा थे, तो दोनों छात्र गुटों में बहसबाजी भी वहां हुई, बताया जाता है। लेकिन जो छात्र विरोध कर रहे थे उन्होंने वो तस्वीरें क्लिक कर ली और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें मुंबई पुलिस और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग किया गया। यह सब इतवार और सोमवार की जो दरमियानी रात थी उस दौरान घटना हुआ और सोमवार के दिन भर इस पर रिएक्शंस होता रहा। बाद में यह जब मामला उच्च लेवल तक पहुंचा, मुख्यमंत्री तक पहुंचा, तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई कीजिए। फिर बात आई संस्थान के प्रबंधन पर। संस्थान के प्रबंधन ने ही अपनी तरफ से इसमें एफआईआर लिखवाई और बताया जाता है कि लगभग 10 छात्रों के इसमें नाम आए हैं। अभी मैं नाम नहीं उनके खोलना चाहता इस तरीके से। उन 10 छात्रों के नाम आए और उनके खिलाफ यह लिखा गया कि इन लोगों ने हमारी बिना परमिशन के इस कार्यक्रम का आयोजन किया था और इनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। और बताता हूं मैं आपको, यहां पर उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोग जो जेल में बंद पड़े हैं देश विरोधी गतिविधियों में, दिल्ली में दंगा भड़काने वाले, सीएए के खिलाफ स्पीच देने वाले लोग, उन सब के समर्थन में नारे इस कार्यक्रम में रात में लगाए जा रहे थे। यह भी उस एफआईआर में लिखा गया है। उसके बाद सोमवार की दोपहर तक सारी प्रक्रिया हो गई और सोमवार की देर रात
यहाँ के जो हॉस्टल्स हैं कॉलेज के परिसर में बने हुए हैं, वहां पर मुंबई पुलिस पहुंची भारी फोर्स के साथ और 8 छात्रों को वहां से ले जाया गया है डिटेन करके। और जिस समय इनको डिटेन किया जा रहा था, कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के, यूनिवर्सिटी के, विश्वविद्यालय के जो प्रबंधक थे, जो प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारी थे, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन सबको ले जाया गया और बीएनएस की कई गंभीर धाराएं इन पर लगाई गई हैं। जो बीएनएस की धाराएं इन पर लगाई गई हैं उनके बारे में मैं भी आपको बता दूं। बीएनएस की इन धाराओं में खासतौर से जो इस प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं, वो एक्टिविटीज राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज मानी जाएं, इस प्रकार की धाराएं इन पर लगाई गई हैं। और इनके पास जो बीएनएस की धारा लगाई गई है वो लगाई गई है 153A और 153B, जिसमें विभिन्न समूहों में दुश्मनी को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रह और उनके खिलाफ आरोप लगाना। जैसे ये तो मैंने आईपीसी की बताई, जो बीएनएस में इनकी धाराएं होती हैं वो 196 और 197 है। धर्म, जाति, भाषा आदि के विवाद पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाना, इसमें 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है, इस प्रकार की। और धारा 190 है बीएनएस की, वो भी इन पर लगाई गई है। तो दोस्तों ये तो खैर कार्रवाई हो गई, मुंबई पुलिस ने इनके मोबाइल जब्त कर लिए, लैपटॉप जब्त कर लिए गए और सब कुछ कार्रवाई हो गई है। इसमें अब कानून अपना काम करेगा। और आप सब लोग जानते ही हैं कि साईं बाबा का रिकॉर्ड आप सोशल मीडिया पर सर्च कर लीजिए, माओवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, इसमें कोई शक की बात है नहीं। सबूत उनके खिलाफ कोर्ट में वो कैसे पेश किए गए, वो संदिग्ध कैसे थे, ये अलग मसला है। अब मैं बताता हूं कि ये घटना हुई क्यों। देखिए 2023 में जब यूजीसी ने अपने नियम बदले और यहां पर वाइस चांसलर केंद्र सरकार नियुक्त करने लगी, तो उस समय तक ये 2023 में जो इनकी उस समय की वो थी वीसी, वो रिटायर हो गई थी, शालिनी उनका नाम था, वो रिटायर हो गई थी और 2 साल से सीट वैकेंट पड़ी हुई थी। इस पर नियुक्ति की गई प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी की। जुलाई 2025 में यह नियुक्ति हुई, उनको वीसी बनाया गया। और बद्री नारायण तिवारी, जिन लोगों को नहीं मालूम है, ये नंबर 1 के वामपंथी रहे हैं। ये जेएनयू से जुड़े रहे हैं, जेएनयू में इन्होंने काम किया है और जेएनयू के पढ़े हुए हैं। और जेएनयू में कुछ ऐसे काम इन्होंने भी किए हैं जो पहले पूरी तरह से वामपंथी सोच के लोग ही किया करते थे। जेएनयू का सेंटर फॉर द स्टडीज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सक्लूजन, इस डिपार्टमेंट से ये जुड़े रहे। मुख्य रूप से दलित और जाति केंद्रित शोध के लिए इन्हें जाना जाता है। इनकी कोई किताब भी है, फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन, और वुमेन हीरोज एंड दलित एसर्शन इन नॉर्थ इंडिया। और हाल ही में 2021 में इन्होंने किताब लिखी, रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, हाउ द संघ इज रिशेपिंग इंडियन डेमोक्रेसी। समझ रहे हैं कि संघ इंडियन डेमोक्रेसी को किस तरह से रीशेप कर रहा है। और इस प्रकार के काम करके ये वामपंथी जो लोग होते हैं अपनी सरकार में पैठ बना लेते हैं। नियुक्ति कराने वाले लोग भी वामपंथी अभी बैठे हुए हैं, वो सरकार को बताते हैं कि साहब इस पद के लिए ये बढ़िया आदमी है, इसको नियुक्त कर दो। और इस तरीके से प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी को इस पर नियुक्त कर दिया गया। मैं खुद बद्री नारायण तिवारी के एक कार्यक्रम में कुछ साल पहले मैंने अभी भाग लिया था। मेरा चैनल है एक दूसरा ग्लोबल हर्ष, उस पर एक वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें एक किताब के विमोचन समारोह में मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और इनके साथ मंच कौन शेयर कर रहे थे? नंबर 1 के वामपंथी, मोदी के धुर विरोधी टकलू महाराज अभय दुबे, पत्रकार, जो सीएसडीएस में प्रोफेसर रहे हैं अभय दुबे, और सीएसडीएस में सरकारी पैसे पर बैठकर सरकार को गालियां देते रहे हैं। अभय दुबे वो आदमी हैं जिन्होंने खुलेआम ये कह रखा है टीवी चैनल्स पर और अपने यूट्यूब चैनल्स पर कि जब मोदी हटेंगे ना सरकार से तो उनकी सारी जिंदगी जेल जाने से बचने के लिए गुजरने वाली है। ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर करने वाले बद्री नारायण तिवारी कितने राष्ट्रवादी हो सकते हैं, कितने नेशनलिस्ट और हिंदूवादी हो सकते हैं, आप इसका सहज अनुमान लगा सकते हैं। और उन्हें टिस्का वीसी बना दिया गया। देखिए कैसे होता है, सेटिंग कैसे होती है कि साहब किताब लिखी संघ के ऊपर, आरएसएस के ऊपर, और वो दिखा करके कहानी अपनी सेट करा ली। इस तरीके से इस देश में चल रहा है। और जब इनकी नियुक्ति हुई उस पर भी आपत्तियां उठी थी। ओबीसी के तहत संभवतः वो पोस्ट आती थी, उस पोस्ट को इन्होंने ओवरलुक किया गया, लेकिन सरकार द्वारा नियुक्ति थी, सरकार उसमें
सारे लूपहोल्स निकाल देती है। तो अब आप बताइए कि जिस संस्थान में इस प्रकार की विचारधारा के वाइस चांसलर हैं, तो वहां पर वामपंथी सोच के लोग, माओवादी सोच के लोगों के याद में श्रद्धांजलि समारोह क्यों नहीं होगा? यह सवाल आपको भी पूछना चाहिए सरकार से, मैं भी इस वीडियो के माध्यम से पूछ रहा हूं। देखिए, कई बार होता क्या है कि जब हम इस तरह का मुद्दा उठाते हैं, हमें सरकार विरोधी साबित कर दिया जाता है 2 मिनट में। जब मैंने सीएसडीएस का मुद्दा उठाया था और मैंने कहा था कि भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें क्या आज तक पता ही नहीं लगा कि सरकार का जो पैसा होता है, शिक्षा मंत्रालय से जो फंडिंग हो रही है, उससे सीएसडीएस चलता है और वहां पर वामपंथी सोच के संजय कुमार, अभय दुबे जैसे लोग काम कर रहे हैं। क्या यह सरकार में नीचे से ऊपर तक किसी को पता नहीं है? यही वजह है कि अभी तक इस देश में हिंदुत्व की लहर और सब चीजें तो चल रही हैं, सरकार पूरी कोशिशें कर रही है, लेकिन जो वैचारिक शुद्धि होनी चाहिए इस देश में, वो अब तक हुई नहीं है और उसमें अभी बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि सरकार का इस तरफ अभी उतना फोकस है ही नहीं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे जमकर शेयर कीजिए। अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। कमेंट से मुझे पता लगता है कि मैंने बात जो कही उससे आप कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।